आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें दो ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एक पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्लास 11th में हम लोग पढ़ कर के आए हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, और 12th में हमको पढ़ना है डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक का 3 ग्रुप पढ़ना है। जैसे कार्बन फैमिली पढ़ना है, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ना है, ऑक्सीजन फैमिली पढ़ना है, उसके बाद हाइड्रोजन ग्रुप भी पढ़ना है। तो उसको हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट किए हैं। अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो हम बात करेंगे कि डी ब्लॉक क्या होता है। डी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक किसे कहते हैं। तो सिंपल डिफिनेशन हो जाता है कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश होता है तो हम लोग बोलेंगे कि डी ब्लॉक का तत्व है। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे तो अंतरान के डी ऑर्बिटल कोष हम लोग डी ब्लॉक है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो स्कैडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। स्कैडियम का एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक 21, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। जो क्या होता है भैया कि जो पावर होता है उसको हम लोग सम करते हैं, ऐड करते हैं, और पावर को जोड़ते हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 21, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में आकर के प्रवेश हुआ है तो हम लोग कहेंगे कि तत्व डी ब्लॉक का तत्व है। कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अफबाव रूल ही हम लोग चेक करते हैं कि अफबाव रूल क्या होता है, और अफबाव रूल काफी क्लियर हुआ होगा हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ कर के आए होंगे। तो एक्चुअली हम लोग को इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे नोबल गैस Ar 4s2 3d1। ये सिंपल फार्मूला है, ट्रिक है। ये सिंपल तरीका से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, इस तरीका से नहीं करेंगे यहाँ पे। तो डी ब्लॉक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसका सिंपल डिफिनेशन होता है कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश होगा तो हम लोग कहेंगे कि डी ब्लॉक का तत्व है। सबसे पहले मैं डी ब्लॉक की बात करूंगा। तो डी ब्लॉक में क्या क्या होता है जरा देख लीजिए। पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे सबसे पहले। ये आपका सिंपल डी ब्लॉक का पीरियोडिक टेबल मैं बना रहा हूं। डी ब्लॉक में 10 वर्ग होते हैं, 3 से लेकर के 12 तक। और डी ब्लॉक में टोटल 40 तत्व होते हैं। होता क्या है, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। उसके बाद होता है भैया, इसको ट्रिक से याद करेंगे, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। इसके बाद इसके नीचे वाले स्टेप को लिखेंगे। सबका याद करने का अलग अलग तरीका होता है। LAHFTAWREOSIRPTAUHG ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होता है। ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक। यानी कि यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ कि
टोटल ग्रुप नंबर 10, 3 to 12, यानी कि डी ब्लॉक में टोटल ग्रुप की संख्या होता है, ग्रुप को हिंदी में वर्ग बोलते हैं, तो 10 ग्रुप होता है, 3 से लेकर के 12 तक। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ये तीसरा ग्रुप है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है, आठवां है, नौवां, 10, 11, 12। डी ब्लॉक को भी हम लोग संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व क्या होता है, जरा इसके बारे में देखेंगे कि डी ब्लॉक का तत्व संक्रमण तत्व क्यों होता है। तो संक्रमण तत्व वह तत्व होता है कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करेगा, और जो डी का पावर होता है भैया 1 से लेकर के 9 तक होना चाहिए। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं डी में प्रवेश करेगा, तो जो डी में प्रवेश करेगा उसका पावर 1 से लेकर के 9 तक होना चाहिए, और इसके बीच में कुछ भी होगा तो हम लोग बोलेंगे कि संक्रमण तत्व है। अगर डी का पावर 10 हो जाएगा तो संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे, तो उसको आभासी तत्व कहेंगे। जरा एग्जाम्पल देखते हैं कि संक्रमण तत्व क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो Ar 4s2 3d 1 2 3 4 5 6 7 डी का पावर 7। तो हम इसे डी का पावर की बात कर रहे हैं भैया। अगर डी का पावर 1 से लेकर 9 तक आ गया तो हम बोलेंगे कि ये संक्रमण तत्व है। अगर डी का पावर 10 आ गया तो हम बोलेंगे कि संक्रमण तत्व नहीं है। और जब संक्रमण तत्व नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि ये सूडो एलिमेंट है, आभास है। सूडो को हिंदी में बोलते हैं आभास है। तो एक लाइन नोट में मैं बता दे रहा हूं, नोट में आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि डी ब्लॉक में 12वें ग्रुप के तत्व, जो भी 12वें ग्रुप में है, जिंक, Cd, Hg, ये संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो डी ऑर्बिटल पूरा फिल हो जाता है, डी का पावर 10 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखला दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। जिंक के काम को करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर होता है 30। Ar, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता होगा कि Ar क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे 4 कैसे आ रहा है, 3 कैसे आ रहा है। तो अभी मैं इसको अभी बता दे रहा हूँ, थोड़ा 1 मिनट में सूडो एलिमेंट के बारे में बता दें कि सूडो एलिमेंट क्या होता है। तो Ar 4s2 3d10 एक्चुअली आर्गन एक नोबल गैस है, और नोबल गैस इसका एटॉमिक नंबर होता है 18 2 20। अब 20 में कितना ऐड करेगी, 30 हो तो 10। अगर डी का पावर 10 आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि इसका डी कंप्लीट हो गया है। अगर डी कंप्लीट हो गया तो संक्रमण नहीं होगा। तो हम लोग बात करेंगे कि ये आर्गन कैसे आ रहा है और n की जगह पे 4 क्यों हो रहा है, यहाँ पे 3 क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। संक्रमण तत्व काफी क्लियर होना चाहिए कि संक्रमण तत्व वह तत्व होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय डी उपकोष कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, पूर्ण रूप से भरा नहीं होता है, उस तत्व को बोलेंगे संक्रमण। चला, डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण, भैया डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण 4 प्रकारों में किया गया है। डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण 4 प्रकार में किया गया है। पहला प्रकार है आपका 3D श्रेणी। 3D श्रेणी, और 3D श्रेणी को बोलते हैं फर्स्ट संक्रमण तत्व, और दूसरा प्रकार होता है 4D श्रेणी। 4D श्रेणी, और 4D श्रेणी को कहा जाता है सेकेंड संक्रमण तत्व। सेकेंड संक्रमण तत्व,
और तीसरा प्रकार होता है 5D श्रेणी। 5D श्रेणी, तो 5D श्रेणी को बोला जाता है थर्ड संक्रमण तत्व। कभी कभी होता है कि पेपर में दे देता है कि 5D श्रेणी में कौन कौन सा तत्व आता है, तो अभी हम याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। और कभी कभी दे देता है कि थर्ड संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो काफ़ी क्लियर होना चाहिए। और जो चौथा प्रकार है भाई वो है 6D श्रेणी। 6D श्रेणी, इसको बोलते हैं फोर्थ संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण। डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है 3D श्रेणी, दूसरा होता है 4D श्रेणी, तीसरा होता है 5D श्रेणी और छठवां होता है 6D श्रेणी। अब हम लोग देखेंगे कि 3D श्रेणी क्या होता है, 3D श्रेणी किसे कहते हैं। तो आप लोग जरा इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी समझकर पढ़ेंगे तो टफ नहीं लगेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा, बेहतर मज़ा आएगा। 3D श्रेणी क्या होता है, 3D श्रेणी किसे कहते हैं। तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो 3D श्रेणी किसे कहेंगे जरा देख लीजिएगा इसका परिभाषा। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाकर के प्रवेश करेगा। अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाकर के 3D में ही प्रवेश करेगा, तो हम लोग कहेंगे कि 3D श्रेणी है। बात एक आती है, जरा हम आप लोग को 11th में एक बार ले जाना चाहते हैं, क्लास 11th में, कि अफबाउ रूल क्या होता है। अफबाउ नियम, अफबाउ नियम, अफबाउ नियम क्या होता है। तो अफबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, यह एक जर्मन भाषा है जिसका अर्थ होता है रचना करना। अफबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड जिसका अर्थ होता है रचना करना, जो निम्नलिखित है। क्या निम्नलिखित है अफबाउ रूल। 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, आगे तक भी जाएगा, लेकिन मेरा मेन फोकस है 3D पे। तो एक बात बताओ यार कि अफबाउ रूल 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 3D आया। और 3D श्रेणी किसे कहते हैं। तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाकर के प्रवेश होगा, तो मैं बोलूंगा कि 3D श्रेणी होता है। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अफबाउ रूल में 1D है क्या, 1D होता है क्या कहें। जी नहीं, 1D तो नहीं होता है। 2D होता है क्या, 2D भी नहीं होता है। 3D होता है क्या, S। अफबाउ नियम में 3D स्टार्ट है। तो बात करेंगे यार कि 3D स्टार्ट है तो क्या आवर्त सारणी के किस पीरियोडिक टेबल में, यानी कि आवर्त सारणी में 18 वर्ग होता है और 7 आवर्त होता है। तो काफी पॉइंट वाली बात है कि आवर्त सारणी में किस आवर्त में 3D को रखा गया है, आवर्त नंबर कौन से आवर्त में 3D को रखा गया है। काफी अच्छी बात है भाई। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होता है, आवर्त 7 होता है और वर्ग 18 होता है। तो क्या आवर्त सारणी में किस आवर्त में 3D को रखा गया है। तो देखिए उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फार्मूला होता है n-1 इंटू डी। इस फार्मूला को नोट कर लीजिएगा। फार्मूला होता है आवर्त फाइंड आउट करने का फार्मूला n-1 इंटू डी। n के जगह पे क्या रखेंगे कि 3D आएगा।
अरे यार n की जगह पे अगर 4 रखेंगे तो 4 में से 1 माइनस होगा तो क्या 3 होगा, क्या इंटू है तो d में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 3d, यानी कि n की जगह पे क्या रखे हैं 4, और आपका जो n है आवर्त नंबर है, n जो है आवर्त नंबर है, यानी कि n बराबर 4 आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 3d पड़ता है। आई होप कि आप लोगों को काफी क्लियर होता होगा। यानी कि फार्मूला है 3d फाइंड आउट करने का, n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n की जगह पे वो 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 इंटू डी 3d, यानी कि हमको पता चला कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 3d प्रवेश करता है, 3d के एलिमेंट आते हैं। अब जरा देखेंगे 3D का मैं पहला पॉइंट आप लोगों को लिखवाया हूं कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश करेगा तो 3D का तत्व कहलाएगा। दूसरा पॉइंट ये होता है कि 3D श्रेणी में केवल 10 तत्व होता है, स्केडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक। 3D श्रेणी में केवल 10 तत्व होता है, स्केडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक। तीसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में 3D पड़ता है, यानी कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 3D पड़ता है। काफी क्लियर होना चाहिए 3D क्या होता है, 3 पॉइंट लिखवाए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि 3D में क्या क्या आता है। जो 10 एलिमेंट होते हैं स्केडियम से जिंक तक, क्या क्या आता है। देखो 3D सीरीज में आता है स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जिसमें से मैं आपको क्रोमियम को अलग कलर से लिख रहा हूं और कॉपर को भी मैं अलग कलर से लिख रहा हूं। कॉपर का Cu होगा सिंबल, यानी कि 3D में केवल 10 ही एलिमेंट होता है, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और आप सभी को दिखाई दे रहा है कि क्रोमियम और कॉपर का कलर कुछ चेंज हुआ है। अब 3D तत्व का 3D में जो तत्व आता है स्केडियम से जिंक तक, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम स्टार्ट में बताए थे कि ट्रिक से करेंगे, आज जो ट्रिक की काम आ गया। आपके आवर्त सारणी में 18वें वर्ग में पड़ता है हे नेहा आराम कर जिंदा रहेगी, ये आपका नोबल गैस है। आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में पड़ता है, जिसका संयोजकता 0 होता है, इसका संयोजकता 0 होता है। हे नेहा आराम कर जिंदा रहेगी। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, नियान का होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन का होता है 36, जेडान का होता है 54 और इसका होता है 86। हम देखेंगे कि पहले पे 1D आता है, दूसरे पे 2D आता है और तीसरे पे 3D आता है। और 3D ही हम पढ़ रहे हैं तो 3D के सामने क्या आ रहा है, आर्गन, इसलिए मैं आर्गन यूज करूंगा। और 4D के लिए मैं क्रिप्टॉन यूज करूंगा और 5D के लिए जेनान यूज करूंगा और 6D के लिए रेडान यूज करूंगा। अब यहाँ पे आपको काफी क्लियर होता होगा कि 3D के लिए कौन सा यूज करूंगा, नोबल गैस, आर्गन। तो जरा इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 तरीका से होगा। जिस कलर से लिख रहा हूं वो केवल उसी पे काम करेगा।
क्रोमियम और कॉपर, ये दोनों अपवाद है। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा AR। N की जगह पे क्या पुट किया था कि 3D आया था, याद करो, n-1 इंटू डी। अरे n की जगह पे 4 पुट किया था, तभी 4 में से 1 माइनस हुआ तो d आया, यानी कि 3D। तो n की जगह पे 4 पुट करूंगा और 4 यस 1। और यहाँ पे नहीं, अगर तुम 4 लिखना चाहते हो तो पहले फार्मूला लिख लो, आर्गन NS1 n-1 d का पावर 1 से लेकर के कहाँ तक 10 तक। ये केवल अपवाद के लिए है जो एक्सेप्शन होता है, और 3D में मात्र 2 ही एलिमेंट एक्सेप्शन होता है, क्रोमियम और कॉपर, ये दोनों एक्सेप्शन होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का एक ट्रिक देखो, ट्रिक क्या होता है। स्केडियम फर्स्ट नंबर पे है, टाइटेनियम सेकंड नंबर पे है, वेनेडियम 3 नंबर पे, 3 को हिंदी में 3 कहते हैं, क्रोमियम 4 नंबर पे है, मैग्नीज 5 नंबर पे है, आयरन 6 नंबर पे है, और 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर। जब 3D पढ़ाए थे तो वहाँ पे बताए थे कि 3D में 10 एलिमेंट होता है, और यहाँ पे इसका यूज हो गया। तो एक बात बताओ यार कि यहाँ पे आर्गन NS1 n-1 d का पावर 1 से लेकर 10 तक, आप कहेंगे कि भैया इसका यूज कब होगा। तो मैं एक एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ कि यूज कैसे होगा। ये केवल फार्मूला 2 पे ही काम करेगा, क्रोमियम और कॉपर पे ही केवल करेगा, क्योंकएक्सेप्शन है, अपवाद है। तो मैं क्रोमियम का करके दिखला रहा हूं। तो क्रोमियम का करूंगा तो आर्गन ArN। अब बताओ कि N की जगह पे क्या पुट होगा। अरे यार N की जगह पे 4 पुट होगा, क्योंकि आवर्त सारणी के चौथे पीरियड में 3D आता है। तो 4 यस 1, और जब यहाँ पे 4 पुट किया तो 4 माइनस 1, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 3D। अब बात आता है कि D का पावर क्या रखे, 1 से 10 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखेंगे कि कितने नंबर पे क्रोमियम है, 1 2 3 4, तो है तो 4 नंबर पे। लेकिन एक बात बताओ कि S में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। हुंड का नियम अब यहाँ पे काम करेगा। हुंड ने क्या बताया था कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अरे यार S का एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिल कितना हुआ, 1, अभी 1 बाकी है, इसलिए मैं क्रोमियम 4 नंबर पे है तो 1 ऐड करके बढ़ा दूंगा, इसका होगा 5। ऐसे होता है। आप कहेंगे कि तब इसका क्या होगा, तो इसका भी तो फार्मूला AR ही लगेगा। AR 4s1 3D कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे। 9 में 1 ऐड कर दो, एक्सेप्शन के लिए केवल ऐड किया जाता है, बाकी के लिए नहीं। तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आप कहेंगे भैया कि तो केवल एक्सेप्शन का है, जो एक्सेप्शन नहीं है उसका फार्मूला क्या होगा। तो जरा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम अभी करेंगे। चलिए आइए देखिए, ये तो हम लोग एक्सेप्शन का किए थे, और जो व्हाइट चेक से लिखे हैं, आप सभी को पता है कि व्हाइट को कहते हैं, और व्हाइट का लिखा गया है, उसका एक्सेप्शन क्या, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, फार्मूला क्या होगा। अरे यार 3D है, और 3D के लिए है नेहा आराम कर जिंदा रहेगी, यानी कि 1D 2D 3D, इसके लिए भी तो कहीं ना कहीं आर्गन ही यूज होगा। तो फार्मूला नोट करो, ArNS2 और n-1 d का पावर 1 से लेकर 10 तक। ये 10 नहीं है, ये 2 है, TO। मतलब इसका मतलब कि 1 से और 10 तक में कुछ भी हो सकता है। अब बात करेंगे कि भैया यहाँ पे n की जगह पे 4 ही रहेगा ना। हाँ 4 रहेगा, क्योंकि 3D पीरियड है, और 3D आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में पड़ता है। अच्छा, उस फार्मूला में और इस फार्मूला में अंतर क्या है। वहाँ पे केवल S के जगह पे 1 था, यहाँ पे 2 है। अब इस पे मैं केवल एक एग्जाम्पल बताऊंगा, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आयरन का। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तुरंत लिखूंगा कि AR N की जगह पे 4s2
और 4 में से घटाएंगे 3D। अब D का पावर क्या रहेगा? अरे D का पावर 1 2 3 4 5 6, यानी कि आयरन 6 नंबर पे तुरंत 6 लगा देंगे। आप कहेंगे सर उस पर तो आप एक ऐड किए थे, इसमें क्यों नहीं ऐड किए? क्योंकि इसका जो S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे जरूर मैं ऐड करता, लेकिन यहाँ पे तो खुद ही 2 है। जिस आदमी का 2 रोटी खाने का कैपेसिटी है वो 2 रोटी खा लिया है, अब वो रोटी एक भी नहीं खा पाएगा, उसका कैपेसिटी खत्म। फॉर एग्जाम्पल निकल का देखेंगे तो Ar4s2 3D निकल कितने नंबर पे है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8। तो आई होप कि आप लोगों को 3D काफ़ी क्लियर होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। त्रिमूर्ति कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।